अक्सर जब हम किसी बीमारी या मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनती है, बिल्कुल एक एक्सरे की तरह। एकदम साफ तस्वीर। हाँ, मतलब जैसे अगर हड्डी टूटती है तो एक्सरे रिपोर्ट में एक साफ सफेद टेढ़ी मेढ़ी लकीर दिख जाती है और डॉक्टर बस उस पे उंगली रखकर कहता है कि दिक्कत यहाँ है। एक साफ बाउंड्री होती है। सही बात है। सब कुछ बहुत सीधा सा होता है। सही बात है। लेकिन जब हम भू राजनीति या दुनिया के बड़े तनावों की बात करते हैं, है ना, और खास तौर पे जब हम मिडिल ईस्ट की तरफ देखते हैं तो वो एक्सरे मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल काम नहीं करती, क्योंकि देखिए वहां कोई साफ सफेद लकीर होती है नहीं है। मिडिल ईस्ट के तनावों में सब कुछ ग्रे एरिया में होता है। वहां जो सतह पर दिखता है ना, असली खेल उससे बहुत बहुत गहरा होता है। बिल्कुल। और आज हम जिस विषय के गहन अध्ययन में उतरने वाले हैं उसकी तस्वीर इतनी धुंधली और उलझी हुई है कि इसे सिर्फ एक समस्या या विवाद कहना इसके साथ नाइंसाफी होगी। एकदम सही कह रहे हैं आप। मैं आज शैडोज ऑफ द मिडिल ईस्ट द ईरान इजराइल पावर स्ट्रगल नाम के एक एनालिसिस को पढ़ रही थी और सच बताऊं तो इसने इस पूरे तनाव को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया। अच्छा। हाँ, क्योंकि आज हम सिर्फ एक सीमा विवाद की बात नहीं कर रहे हैं। हम धर्म, राजनीति और न्यूक्लियर खतरे के एक ऐसे जाल को समझने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को उलझा कर रख दिया है। ये ईरान और इजराइल के बीच का पावर स्ट्रगल है जो आज दुनिया के सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल तनावों में से एक बन चुका है। और इस चर्चा की शुरुआत में यह समझना बहुत जरूरी है कि ये केवल दो देशों के बीच की कोई आपसी दुश्मनी नहीं है। ये पावर डायनामिक्स और वर्चस्व का एक बहुत बड़ा संघर्ष है। एक सत्ता का खेल। बिल्कुल। इसमें ईरान और इजराइल दोनों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं और दोनों की अपनी अपनी अस्तित्व रक्षा यानी सर्वाइवल की चिंताएं हैं। और देखिए, हम यहाँ किसी एक पक्ष या देश का समर्थन करने नहीं बैठे हैं। एकदम सही। हम पूरी तरह से निष्पक्ष रहने वाले हैं। हाँ, हमारा मकसद सिर्फ उन ऐतिहासिक और रणनीतिक तथ्यों का विश्लेषण करना है जिन्होंने आज दुनिया को एक फुल स्केल वॉर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो इस उलझे हुए धागे को सुलझाने के लिए मुझे लगता है हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा और यहीं पर इस स्रोत का एक तथ्य मुझे बहुत हैरान करता है। कौन सा तथ्य? मुझे हमेशा लगता था कि ईरान और इजराइल शुरू से ही एक दूसरे के जाने दुश्मन रहे हैं, लेकिन स्रोत बताता है कि 1979 से पहले ईरान और इजराइल के रिश्ते बिल्कुल भी खराब नहीं थे। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में। मतलब दोनों के बीच कूटनीतिक संबंध थे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि 1979 में ऐसा क्या हुआ कि रातों रात ये दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या कोई नई सरकार आते ही बस ये तय कर लेती है कि आज से फलां देश हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है? देखिए, असल में 1979 में ईरान में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन यानी इस्लामिक क्रांति हुई, वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को बदलने की घटना नहीं थी। वो शासन करने के एक पूरी तरह से नए कट्टरपंथी मॉडल की शुरुआत थी। और जब कोई नई सरकार एक बिल्कुल नई और उग्र विचारधारा के साथ सत्ता में आती है ना, तो उसे देश के अंदर अपने लोगों को एकजुट करने के लिए एक वैचारिक गोंद की जरूरत होती है। ओहो, तो मतलब उन्हें एक बाहरी खतरे की जरूरत थी। बिल्कुल। राजनीति विज्ञान में इसका सबसे आसान तरीका होता है एक बाहरी दुश्मन खड़ा करना। नई ईरानी सरकार ने इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स को तुरंत अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। अच्छा। ये उनके लिए एक तरह का टूल था अपनी सत्ता को मजबूत करने का और पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी विचारधारा को फैलाने का। मतलब इजराइल उनके लिए एक सुविधाजनक टूल बन गया जिससे न अपने देश की जनता को एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ एकजुट रख सके। ठीक है, सही। लेकिन अगर आप इसे इजराइल की नजरिए से देखें तो उनके लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं थी। जाहिर है वो इसे हल्के में तो नहीं लेंगे। बिल्कुल नहीं है। इजराइल एक ऐसा देश है जिसका जन्म ही एक बहुत ही असुरक्षित माहौल में हुआ है। हाँ। जब आसपास का कोई बड़ा, शक्तिशाली और तेल से समृद्ध देश खुलेआम ये राज्य की नीति बना ले कि उसका अंतिम लक्ष्य आपको नक्शे से मिटाना है, तो इजराइल इसे एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में लेगा। मतलब अपने वजूद पर एक सीधा खतरा। हाँ, इजराइल के लिए यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन गया और यहीं से इस लंबी दुश्मनी की औपचारिक नींव पड़ी। ये बात समझ में आती है। मतलब अगर कोई शक्तिशाली पड़ोसी आपको खत्म करने की कस्में खाने लगे तो आप चुप तो नहीं बैठेंगे। बिल्कुल नहीं। लेकिन स्रोत आगे एक और दिलचस्प बात बताता है। 1979 में दुश्मनी तो शुरू हो गई, लेकिन दशकों तक इन दोनों देशों ने एक दूसरे पर कोई सीधी गोली नहीं चलाई।
हाँ, कोई फॉर्मल युद्ध नहीं हुआ था तब तक। इसके बजाय इन्होंने प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दिया, जिसे ये एनालिसिस परछाइयों का युद्ध कहता है। मैं समझना चाहती हूँ कि ये प्रॉक्सी वॉर असल में काम कैसे करता है, शतरंज के मोहरों की तरह? इसे समझने के लिए एक अपराध सिंडिकेट या किसी बड़े माफिया बॉस के बारे में सोचिए। ओके। एक बहुत बड़ा माफिया बॉस कभी खुद जाकर अपने दुश्मन पर गोली नहीं चलाता। हाँ, वो तो किसी और को भेजेगा। बिल्कुल, वो किसी हिटमैन को पैसे और हथियार देता है ताकि जब पुलिस आए तो बंदूक पर बॉस के फिंगरप्रिंट्स न मिले। ओह, तो सारा इल्जाम हिटमैन पर आ जाएगा। एकदम सही। कूटनीति की भाषा में इसे प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहते हैं, मतलब साफ मुकर जाने की सहूलियत। ईरान ने ठीक यही रणनीति अपनाई। उसने हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे गुटों को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग दी। ये गुट इजराइल की सीमाओं पर बैठकर लगातार हमले करते रहे। तो इससे तनाव तो बना रहा होगा। बहुत ज्यादा। इससे इजराइल हमेशा तनाव में रहा, लेकिन वो सीधे ईरान की सरकार पर औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता था, क्योंकि तकनीकी रूप से हमलावर कोई और था। तो ईरान ने अपने मोहरे आगे कर दिए। लेकिन इस प्लॉजिबल डिनायबिलिटी का जवाब कैसे दिया? उन्होंने भी तो पलटवार किया होगा, लेकिन बिना सीधे युद्ध के। इजराइल का तरीका थोड़ा अलग था। उन्होंने इस शैडो वॉर को साइबर स्पेस और खुफिया ऑपरेशंस में लड़ा। साइबर स्पेस? हाँ, इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को धीमा करने के लिए बड़े साइबर अटैक्स किए। उदाहरण के तौर पर ऐसे कंप्यूटर वायरस बनाए गए जिन्होंने ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूजेस को अंदर ही अंदर तबाह कर दिया। बाप रे, बिना एक भी बम गिराए? बिल्कुल, बिना एक भी बम गिराए। इसके अलावा ईरान के बड़े परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं हुईं और ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर रहस्यमयी तरीके से धमाके हुए। और इजराइल ने कभी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली? कभी औपचारिक रूप से नहीं ली। तो आप देखिए, दोनों ही देश एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन एक ऐसी लक्ष्मण रेखा के अंदर जहां फुल स्केल वॉर शुरू ना हो। ये सच में एक बहुत ही कैलकुलेटेड और खतरनाक खेल है। लेकिन किसी भी खेल के नियम हमेशा के लिए तो नहीं टिकते। बिल्कुल नहीं। और यहाँ हमारी कहानी में एंट्री होती है न्यूक्लियर वेपन्स, यानी परमाणु हथियारों की। स्रोत के मुताबिक ये वो पॉइंट था जहां ये शैडो वॉर अचानक बहुत सीरियस हो गया। हाँ, एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब। बिल्कुल। दुनिया भर के देशों को डर सताने लगा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। तो इसे रोकने के लिए 2015 में दुनिया के कई देशों ने मिलकर एक इंटरनेशनल डील साइन की। हाँ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। हाँ, सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन फिर 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स इस डील से बाहर निकल गया। और वहीं से सब बिगड़ना शुरू हुआ। मुझे यहाँ ये बात खटक रही है कि जब प्रॉक्सी वॉर चल ही रहा था, तो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम ने पूरे पावर डायनेमिक्स को कैसे पलट कर रख दिया? न्यूक्लियर हथियार इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट क्यों बन गए? क्योंकि देखिए, न्यूक्लियर हथियार सिर्फ बम गिराने के लिए नहीं होते। तो फिर? वे एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला, यानी सुरक्षा की एक अदृश्य छतरी का काम करते हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में जोड़ें तो पावर डायनेमिक्स को समझिए। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं तो इजराइल या अमेरिका कभी भी सीधे तौर पर ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका नतीजा पूरी दुनिया का विनाश हो सकता है। बिल्कुल। इजराइल का सबसे बड़ा डर यही है, अगर ईरान एक न्यूक्लियर स्टेट बन गया तो वो उस सुरक्षा छतरी के नीचे बैठकर हिजबुल्लाह और हमास जैसे अपने प्रॉक्सी गुटा को पूरी आक्रामकता के साथ सपोर्ट कर सकेगा। ओह, और इजराइल पलटकर ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हाँ। मतलब ईरान हमेशा के लिए अनटचेबल हो जाएगा। ठीक कहा आपने। 2015 की डील ने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ हद तक रोक लगाई थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की नज़र में इस डील की एक बहुत बड़ी कमी थी। डील सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर थी, उसने ईरान को अपने प्रॉक्सी गुटों को फंड करने से नहीं रोका। अच्छा, तो वो पर्दे के पीछे वाला खेल चालू था। हाँ, 2018 में जब यूएस इस डील से बाहर निकला तो उसका तर्क यही था कि ये डील ईरान के असली खतरे को नहीं रोक रही है। लेकिन इस डील के टूटते ही वो नियंत्रण का धागा भी टूट गया। ईरान ने फिर से अपना यूरेनियम एनरिचमेंट तेज कर दिया और दोनों पक्षों के बीच का अविश्वास, जो पहले से ही बहुत ज्यादा था, वो अब एक उबलते हुए पॉइंट पर आ गया। और शायद यही वो बारूद था जिसने 2024 के बाद इस दशकों पुराने शैडो वॉर को एक ओपन वॉर में बदल दिया। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार 2024 से 2026 के बीच जो घटनाक्रम हुआ वो अभूतपूर्व था। 2024 में इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ, जिसमें ईरान अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था। फिर 2025 में दोनों के बीच एक सीमित समय का सीधा युद्ध हुआ, जहां दोनों ने एक दूसरे पर हवाई हमले किए।
लेकिन 2026 मतलब 2026 में हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए। हाँ, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिलिट्री बेस और रणनीतिक लोकेशंस पर भारी मिलिट्री स्ट्राइक्स की। जी। और इसके जवाब में ईरान ने सीधे इजराइल और यूएस बेसिस पर मिसाइल और ड्रोन की बौछार कर दी। एकदम सीधे तौर पर। जो प्रॉक्सी वॉर 40 साल से पर्दे के पीछे चल रहा था, वो अचानक 2026 में दुनिया के सामने एक विनाशकारी रूप में आ गया। तो मेरा सवाल यह है कि 2025 के सीमित हमलों के बाद अचानक 2026 में दोनों देशों ने वो लक्ष्मण रेखा क्यों पार कर दी जिसे वो दशकों से बचा रहे थे? देखिए, 2025 का टकराव दरअसल एक टेस्टिंग ग्राउंड था। दोनों देश एक दूसरे के एयर डिफेंस सिस्टम और रिस्पॉन्स टाइम को टेस्ट कर रहे थे। अच्छा, एक वार्म अप की तरह। हाँ, लेकिन 2026 में जब यूएस और इजराइल ने सीधे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया, तो उन्होंने ईरान की सबसे अहम और सबसे संवेदनशील नस को दबा दिया। एक देश की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करना युद्ध की सबसे बड़ी घोषणा होती है। बिल्कुल। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सामने वाले देश को एक ऐसे कोने में धकेल देते हैं जहां अगर वो पलटवार ना करे तो उसकी अपनी जनता की नजर में सरकार की वैधता ही खत्म हो जाएगी। ओह, मतलब उनके पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। बिल्कुल नहीं बचा था। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले उसी मजबूरी और उसी आक्रामकता का नतीजा थे। 2026 के इन भारी हमलों का सबसे बड़ा मतलब यह है कि अब वो प्लॉजिबल डिनायबिलिटी यानी पर्दे के पीछे छिपने की नीति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब किसी हिटमैन की जरूरत नहीं है। अब दोनों सिंडिकेट के बॉस सीधे बीच सड़क पर एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक मोड़ है, क्योंकि अब कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। और दोनों ही इसे अपनी हार या अपने अस्तित्व के अंत के रूप में देख रहे हैं। एकदम सही। ये जो बॉस के सीधे बीच सड़क पर गोली चलाने वाली बात है ना, इसका असर सिर्फ उस सड़क तक सीमित नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। और यही इस डीप डाइव का सबसे डरावना हिस्सा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मिडिल ईस्ट में गोलियां चल रही हैं तो इससे मुंबई, न्यूयॉर्क या लंदन में बैठे आम इंसान को क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, स्रोत स्पष्ट करता है कि ये लड़ाई हम सबकी रसोई और पेट्रोल टैंक तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल। स्रोत दुनिया के एक बहुत ही संकरे समुद्री रास्ते का जिक्र करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस युद्ध के कारण ये रास्ता खतरे में आ गया है, जिससे कच्चे तेल की सप्लाई रुकने का डर है और ग्लोबल इकोनॉमी पर भारी दबाव आ गया है। मैं इसके मैकेनिज्म को समझना चाहती हूँ। सिर्फ कुछ ड्रोन हमलों से ग्लोबल महंगाई या इन्फ्लेशन कैसे बढ़ जाती है? इसे समझने के लिए मैरीटाइम इंश्योरेंस यानी समुद्री बीमा के नजरिए से सोचिए। इंश्योरेंस? हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ही पतला समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। हाँ। अब देखिए, युद्ध का असर सिर्फ तब नहीं होता जब कोई जहाज डूब जाता है। तो फिर कब होता है? जब उस इलाके में मिलिट्री हलचल होती है या ड्रोन उड़ने लगते हैं, तो लंदन और दुनिया भर की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां खतरे को देखते हुए कमर्शियल जहाजों का इंश्योरेंस प्रीमियम रातों रात 500 गुना तक बढ़ा देती हैं। अरे बाप रे! तो जहाज के मालिकों के लिए वहां से गुजरना आर्थिक रूप से नामुमकिन हो जाता होगा। बिल्कुल। इसके बाद शिपिंग कंपनियों के पास दो ही रास्ते बचते हैं। कौन से? या तो वे भारी प्रीमियम दें या फिर वो अपने जहाजों को पूरा अफ्रीका घुमाकर एक बहुत लंबा रास्ता तय करवाएं। दोनों ही सूरतों में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कई गुना बढ़ जाता है। सप्लाई चेन टूट जाती है, तेल को मंजिल तक पहुंचने में हफ्तों ज़्यादा लगते हैं और इसका सीधा असर ये होता है कि दुनिया के हर कोने में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और जब तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, जिससे खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। यही तो बात है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उड़े एक ड्रोन की कीमत पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन के रूप में आम आदमी चुकाता है। ये सच में डरावना है। और सिर्फ यही नहीं, जब ग्लोबल मार्केट्स को ये डर सताता है कि कहीं दुनिया की दो बड़ी ताकतें एक बड़े युद्ध में ना फंस जाएं, तो शेयर बाजार में रातों रात अरबों डॉलर का नुकसान हो जाता है। ये एक बहुत ही शानदार और डरावना स्पष्टीकरण है। मतलब हम सिर्फ एक मिलिट्री हमले की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां डर और अनिश्चितता खुद एक हथियार बन जाते हैं, जो ग्लोबल मार्केट्स को पंगु बना देते हैं। एकदम सही। तो अब इस स्थिति में जहां तेल के दाम बढ़ रहे हैं, शेयर बाजार डरे हुए हैं और दो बड़े देश सीधे एक दूसरे पे मिसाइलें दाग रहे हैं, आगे क्या? हम वास्तव में क्या देख रहे हैं? रिसर्च के अनुसार इस संकट के 3 संभावित रास्ते हो सकते हैं। ओके। पहला, एक लिमिटेड वॉर जहां हमले तो होंगे
लेकिन ये पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर नहीं जाएगा। दूसरा, एक फुल रीजनल वॉर, जहां आसपास के कई और देश भी इसमें कूद पड़ेंगे। ये तो निश्चित रूप से ग्लोबल इकोनॉमी और स्थिरता को तबाह कर देगा। ये तो सबसे बुरा सिनेरियो है। हाँ, और तीसरा है एक टेम्पररी पीस या अस्थायी शांति, जहां शायद कुछ समय के लिए गोलीबारी रुक जाए, लेकिन अंदरूनी तनाव हमेशा बना रहेगा। ईमानदारी से तो हो तो इनमें से कोई भी रास्ता मुझे एक पक्के समाधान जैसा नहीं लग रहा। क्या हम एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे जो कभी भी पूरी तरह फट सकता है, या ये सिर्फ रह रहकर धुआं उगलता रहेगा? आप सही कह रही हैं। इनमें से कोई भी विकल्प आसान या पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। लिमिटेड वॉर का रास्ता एक बहुत ही पतली और खस्ताहाल रस्सी पर चलने जैसा है। किसी एक मिसाइल के गलत जगह गिरने से ये लिमिटेड वॉर फुल स्केल वॉर में बदल सकता है। और रही बात फुल रीजनल वॉर की, तो उसका असर इतना विनाशकारी होगा कि अमेरिका समेत कोई भी बड़ी ग्लोबल पावर ऐसा नहीं चाहेगी। तो फिर बचता है टेम्पररी पीस। हाँ, इसलिए बहुत हद तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव इसी बात पर रहेगा कि किसी तरह एक सीज फायर लाया जाए। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बिना मूल कारणों को सुलझाए, यानी ईरान की वैचारिक महत्वाकांक्षाओं और इजराइल की अस्तित्व रक्षा की चिंताओं को एड्रेस किए बिना, कोई भी अस्थायी शांति सिर्फ अगली और ज्यादा भयानक लड़ाई की तैयारी का समय बनकर रह जाएगी। तो आज के इस गहन अध्ययन को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि ईरान और इजराइल का ये टकराव सिर्फ कुछ सीमाओं या जमीन के टुकड़ों का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये 1979 की वैचारिक क्रांति से शुरू हुआ एक पावर स्ट्रगल है। ये एक हिटमैन्स के जरिए लड़े गए दशकों लंबे प्रॉक्सी वॉर और एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला हासिल करने की जिद की कहानी है। और 2026 के सीधे हमलों के बाद ये अब पूरी तरह से सर्वाइवल की एक ओपन और खतरनाक लड़ाई बन चुका है। इसका असर केवल मिडल ईस्ट के नक्शे पर ही नहीं, बल्कि आने वाले कई दशकों तक ग्लोबल इकोनॉमी की हर एक बैलेंस शीट पर नजर आएगा। इसमें कोई शक नहीं है। ये पूरी सिचुएशन इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे दशकों पुरानी विचारधाराएं और आधुनिक तकनीक जैसे न्यूक्लियर और साइबर वॉरफेयर आपस में मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बना सकते हैं जिसे संभालना दुनिया के बड़े से बड़े कूटनीतिज्ञों के लिए भी नामुमकिन सा हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत के तथ्यों से परे हटकर एक विचार है जो मेरे मन में बार बार आ रहा है। हाँ, बताइए। हम हमेशा नेशनल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। हर देश अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में अरबों डॉलर खर्च करता है। सही बात है। लेकिन जब किसी दूर के समुद्री रास्ते में उठा एक तनाव पूरी दुनिया के पेट्रोल पंपों को खाली कर सकता है, स्टॉक मार्केट्स को गिरा सकता है और हमारे खाने की कीमत तय कर सकता है, तो क्या हमें नेशनल सिक्योरिटी की परिभाषा को पूरी तरह से नहीं बदल देना चाहिए? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या आज के इस कनेक्टेड युग में दुनिया में शांति बनाए रखना किसी एक देश की जिम्मेदारी रह गई है, या हम सभी इस विशाल ग्लोबल इकोनॉमी की एक ही नाव में बैठे हैं, जहां किसी और के हिस्से में हुआ एक छोटा सा छेद भी पूरी नाव को डुबाने की ताकत रखता है? बिल्कुल। जो आग आज मिडिल ईस्ट में लगी है, उसकी तपिश कल हमारे घरों तक जरूर पहुंचेगी। श्रोताओं के लिए ये सोचने का विषय है, और इसी विचार के साथ हम आज के